आजकल विज्ञान की दुनिया में टाइम ट्रेवल या टाइम डायलेशन की अवधारणा पे काफ़ी चर्चा हो रही है। आधुनिक भौतिकी में टाइम डायलेशन, जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत में समझाया गया है। अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार अलग अलग स्थानों पर समय अलग अलग हो सकता है। आधुनिक गुरुत्वाकर्षण या प्रकाश की गति से यात्रा करने पर समय धीमा हो सकता है, टाइम स्लो हो सकता है। टाइम डायलेशन में यदि किसी व्यक्ति द्वारा कुछ मिनट बिताए जाते हैं तो पृथ्वी पे वे कई साल के बराबर वो कुछ मिनट होते हैं। इसी अवधारणा पे चर्चा आधुनिक विज्ञान करते आ रहा है, परंतु हिंदू धर्म के कई पुराणों में, कई ग्रंथों में इस टाइम डायलेशन की अवधारणा को समझाया गया है, बताया गया है और कई कथाएं प्रचलित हैं जो भगवत गीता, महाभारत आदि में स्पष्ट देखने को, स्पष्ट सुनने को मिलता है। इस प्रकार देखें तो एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है राजा कुकुदमी और रेवती की कथा, भी टाइम टेबल से कहीं न कहीं रिलेटेड। यह कथा भागवत पुराण और महाभारत में मिलता है। कथा है, राजा कुकुदमी अपनी पुत्री रेवती के विवाह को लेकर काफी चिंतित रहा करते थे। कई वर्ष बीत गए परंतु विवाह नहीं हो रहा था, कोई योग्य वर भी नहीं मिला। तत्पश्चात उन्होंने फैसला किया कि क्यों ना मैं स्वयं ब्रह्मदेव के पास जाकर इस समस्या के समाधान के बारे में, हल के बारे में बातचीत करूं। तब राजा कुकुदमी अपने तपोबल से अपनी पुत्री के साथ ब्रह्मलोक पहुंचे। जब वे ब्रह्मलोक पहुंचे तो उस समय वहां पे गंधर्व संगीत चल रहा था। तो ब्रह्मदेव ने इशारे से राजा कुकुदमी से कहा कि थोड़ा इंतजार करिए। इस पर राजा ने सोचा कि थोड़ी देर की बात है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। गंधर्व नृत्य समाप्त होने के पश्चात जब ब्रह्मा से राजा कुकुदमी ने अपने पुत्री के विवाह के बारे में बताया, तब ब्रह्मदेव मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि हे राजन, तुम अपने तपोबल से ब्रह्मलोक पहुंचे हो, लेकिन ब्रह्मलोक और पृथ्वीलोक में जो समय का अंतर है वो काफी अलग चलता है। पृथ्वीलोक के हिसाब से ब्रह्मलोक का समय काफी धीमी गति से प्रवाहित होता है, काफी धीमी गति से चलता है। ब्रह्मदेव ने कहा कि मैं आपकी व्यथा समझ सकता हूँ, परंतु जब आप ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर लौटेंगे तो कई युग बीत चुके होंगे। जिन लोगों को आपने अपनी प्रजा समझा और जिन लोगों ने आपको अपना राजा माना, वे सब समाप्त हो चुके होंगे। मानव जाति भी बदल चुकी होगी। जब राजा कुकुदमी अपनी पुत्री रेवती को लेकर पृथ्वी पर लौटे तो वहां सब कुछ बदल चुका था। बाद में रेवती का विवाह बलराम से हुआ। इस प्रकार की कथा से एक बात तो स्पष्ट है कि टाइम टेबल की अवधारणा कोई नई बात नहीं है। भारतीय परंपरा में वैदिक ज्ञान को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, श्रुति और स्मृति। दोनों ही भारतीय परंपरा के आधार माने गए हैं। श्रुति उस ज्ञान को कहा गया है जिसे ऋषि मुनियों ने प्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा प्राप्त किया या सुनकर प्राप्त किया। श्रुति को किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है, इसे अपौरुषेय माना गया है, यानी कि जिसका रचनाकार कोई नहीं है। जैसे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। वेद स्मृति उस ज्ञान को कहते हैं जो समय के अनुसार व्याख्या की जाती है, यानी कि श्रुति का मतलब सुना हुआ ज्ञान और स्मृति का मतलब याद रखा हुआ ज्ञान। भारतीय परंपरा में गुरुकुल प्रणाली थी, जहाँ विद्यार्थी स्मृति और श्रुति का पाठ किया करते थे। गुरुओं द्वारा अनुभव और अर्जित किया हुआ ज्ञान शिष्यों तक मौखिक रूप से पहुंचता था और ये मंत्र काफी कलिष्ठ और असाधारण हुआ करते थे, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से जाता था। कहीं यह गलत हाथों में न पड़ जाए, इसलिए इसे एक गुप्त भाषा में लिखा जाता था ताकि वो साधारण मनुष्य के हाथों में न पहुंचे। यदि वो साधारण मनुष्य के हाथ में पहुंच जाता तो महाविनाश को रोकना मुश्किल हो जाता, इसलिए उसे शॉर्टकट में और काफी कलिष्ठ भाषा में लिखा जाता था।
जैसे कि आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हमारी जो खोजें हैं, हमारा जो सूत्र है, उस सूत्र को अगर हम विस्तार से लिख दें तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो आज का जो आधुनिक विज्ञान है वो भी अपने पूरे 10 पन्ने के रिसर्च को एक सूत्र में, एक लाइन में लिख के उसको डिफाइन कर देते हैं। जैसे E=mc²। इसे पूरा इस पर अगर लिखा जाए तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये, इसलिए इसे गुप्त रखा गया है कि ये साधारण आदमी के पहुंच के बाहर है। खैर, तो हमारे धर्म ग्रंथों में भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जिसको हम लोग आधुनिक विज्ञान में अभी जान रहे हैं। जैसे कणाद ऋषि का परमाणु का खोज, महाभारत में ब्रह्मास्त्र, रामायण काल में पुष्पक विमान की चर्चा, शब्दभेदी बाण और एक नहीं अनेक लोगों की चर्चा होती है, जिसे आज के आधुनिक विज्ञान में मल्टीवर्स कहते हैं। यानी कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो केवल एक ब्रह्मांड नहीं है, ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड फैले हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जो भारतीय ग्रंथों में जो लिखा गया है, जो बातें लिखी गई हैं, वो कहीं ना कहीं आज के आधुनिक विज्ञान से मिलता जुलता है। लेकिन कठिनाई ये थी कि वो ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक नहीं पहुंच पाई। उसके कई कारण हो सकते हैं जो ज्ञान नहीं फैला। अगले एपिसोड में इसके ऊपर काफ़ी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।